स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर। मित्रों यूपी टेट और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला अध्याय है वह है शिक्षा मनोविज्ञान। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, मनोविज्ञान जो है पहले शिक्षा के क्षेत्र में यह अप्लाई नहीं होता था। बाद में मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया। लागू इसलिए किया गया क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समस्याएं आती थीं। उन समस्याओं के निदान के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया, इसीलिए इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया। पहले शिक्षा जो होती थी उसमें पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जाता था, अर्थात बच्चों को जो पढ़ाना है उस पर फोकस होता था। लेकिन जब से मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आया तब से हमारी शिक्षा के केंद्र में बालक आ गया। तो इसलिए मनोविज्ञान ने शिक्षा को जो है बाल केंद्रित बना दिया है। इसके अलावा मैंने जैसे चर्चा की कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आती थी उनका निदान हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा करते थे। तो मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में आने से जो शिक्षा का उद्देश्य हो गया वह केवल बालकों को केवल सूचना प्रदान करना नहीं रह गया, बल्कि बालक में जो क्षमता उसके अंदर भरी है मनोविज्ञान के द्वारा उस क्षमता को बाहर निकालना है, और यही शिक्षा का उद्देश्य हो गया। अगला पॉइंट हम शिक्षा के उद्देश्य पर ही करेंगे। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है मित्रों वो होता है कि बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक और संतुलित विकास करना। शिक्षा का कार्य है कि जो बालक है उसका जो व्यक्तित्व है, बालक का व्यक्तित्व, उसका स्वाभाविक और संतुलित विकास करना ही शिक्षा का कार्य है। और मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा प्रक्रिया को अधिक रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है। शिक्षण संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान भी मनोविज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार को समझने में सहायता भी करता है। तो इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन करना, और यही जो फैक्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि शिक्षा का कार्य क्या है या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोनों विकल्प सही हैं। बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक और संतुलित विकास करना यह शिक्षा का कार्य है, और जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का वह है व्यवहार का परिमार्जन करना। परिमार्जन का अर्थ होता है परिवर्तन करना, सुधार करना। लेकिन परिमार्जन होगा कैसे? परिमार्जन तभी हो सकता है जब आपको व्यवहार के स्रोतों और कारणों का पता लग जाए। अर्थात कोई बालक यदि किसी विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो आपको यह समझना होगा कि वह उस विशेष प्रकार का व्यवहार बालक क्यों कर रहा है। जब तक आप कारणों को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके व्यवहार में परिमार्जन या सुधार नहीं कर सकते। तो सवाल बनता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन करना। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इस टॉपिक से बनता है कि घर को प्रारंभिक पाठशाला कहा गया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसे प्रारंभिक पाठशाला कहा गया है। विकल्प के रूप में आपके पास समाज, स्कूल, परिवार, घर ऐसे आ सकते हैं। तो आप इसको जान लीजिए कि जो प्रारंभिक पाठशाला का कहा गया है वह घर को कहा गया है। अब हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा पर। तो मित्रों, मनोविज्ञान वह विषय है जो अपना अध्ययन बाहरी वातावरण पर केंद्रित न करके व्यक्ति तथा उसके अंतर जगत पर केंद्रित करता है। मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से क्यों और किस प्रकार भिन्न है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं मित्रों। मान लीजिए यह है स्कूल, और यह है स्कूल का वातावरण, और यह है आपका बालक। तो मनोविज्ञान क्या करता है कि वातावरण पर फोकस नहीं करता है, बल्कि जो बालक है, बालक के मस्तिष्क को मनोविज्ञान पढ़ता है और बालक के मस्तिष्क के अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार जो शिक्षा का केंद्र हुआ वह बालक हो गया, न कि वातावरण। वातावरण पर हम फोकस नहीं करते हैं, हम केवल बालक के जो मस्तिष्क है उसके मन में क्या कौन कौन से विचार भावनाएं चल रही हैं, मनोविज्ञान उसको पढ़ता है। फिर उसके अनुसार बालक की शिक्षा प्रक्रिया पूरी की जाती है, अर्थात बालक का स्वाभाविक और संतुलित विकास किया जाता है।
भारत में मनोविज्ञान का अध्ययन पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता था। भारत में जो मनोविज्ञान था वह पहले दर्शन शास्त्र का अंग था। अरस्तु के समय में इसे दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले मनोविज्ञान किसका अंग था, तो इसका उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। पहले जो मनोविज्ञान था वह दर्शन शास्त्र का अंग था। अब जब मनोविज्ञान शुरू में आया तो इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, अर्थात मनोविज्ञान का जो पहला चरण था, पहले चरण में इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो मनोविज्ञान है इसका अंग्रेजी शब्द होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह दो यूनानी अर्थात ग्रीक के शब्दों से बना है। पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। और इस विचार के जो समर्थक थे उन समर्थकों में नाम आता है प्लेटो का, अरस्तु का, डेकार्टे का और रुडोल्फ गोइकिल। ये सभी ग्रीस के दार्शनिक थे और इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। गोइकिल नाम इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि गोइकिल ने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी थी और सबसे पहले गोइकिल महोदय ने ही मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। एक अन्य परिभाषा है, आप उसको नोट कर सकते हैं, यह है केलर महोदय की। केलर महोदय कहते हैं कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। तो यहाँ से आपको 3 फैक्ट रटने हैं कि मनोविज्ञान को शुरू में आत्मा का विज्ञान कहा गया। यह साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी 2 शब्दों यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। और इस विचार के जो समर्थक दार्शनिक थे वे थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल वह व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी और मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और एक छोटा सा कथन है केलर महोदय की। केलर महोदय कहते हैं कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। लेकिन मित्रों, जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया तो इस मान्यता को समर्थन नहीं मिला। समर्थन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मनोविज्ञान का कोई स्वरूप प्रस्तुत नहीं हो सका। लोग पूछते थे कि आत्मा है क्या, उसको दिखाओ, उस पर परीक्षण कैसे हो। तो विज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान केवल उन्हीं चीज़ों को मान्यता देता है जिन पर परीक्षण किया जा सके। और आत्मा ऐसा कोई विषय है नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर वैज्ञानिक परीक्षण कर सकें। तो जब इस मान्यता को खंडन कर दिया गया तब कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वह मन का विज्ञान है, अर्थात मनोविज्ञान को अब मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वे थे पंपोनोजी, जो कि इटलिक थे। इन्होंने आत्मा को मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इनके अनुसार साइकी का अर्थ है मन या मस्तिष्क। और इस विचारधारा के जो अन्य समर्थक थे उनमें नाम आता है जॉन लॉक का, रिचेरी का और थॉमस रीड का। तो इस प्रकार जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड और पंपोनोजी, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। लेकिन इस मान्यता को भी समर्थन नहीं मिला और इस विचारधारा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चेतना का विज्ञान, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना, फिर मन का विज्ञान बना, अब वह चेतना का विज्ञान बन गया। और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक थे वे थे विलियम वुंट महोदय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, ये जर्मनी के थे और इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विलियम वुंट महोदय जो कि जर्मनी थे, इन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और इनके कुछ समर्थक थे जिनके नाम है विलियम जेम्स और जेम्स सली। विलियम जेम्स अमेरिका के थे, तीसरे व्यक्ति जेम्स सली भी अमेरिका के ही थे। तो इन 3 लोग, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, इन तीनों ने कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। यहाँ पर एक फैक्ट आपको रट लेना चाहिए कि वुंट महोदय को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वुंट महोदय को
प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विलियम वुंट महोदय ने सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, तो लोगों ने कहा कि भाई हमको आत्मा पे परीक्षण करना है, आप लाइए आत्मा। तो आत्मा जब नहीं दिखा पाए तो उस मान्यता को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, मन को भी लोग प्रस्तुत नहीं कर सके। फिर जब ये चेतना का विज्ञान बना, उसी चेतना पर प्रयोग करने के लिए विलियम वुंट महोदय ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, किसने स्थापित हुई, वर्ष भी पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है। तो आप रट लीजिए, ये थे विलियम वुंट महोदय। 1879 ईस्वी में जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग, वहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। इन्होंने कहा था कि चेतना, मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह पहला संप्रदाय था, कल्ट था, और इसमें संवेदना पर सर्वाधिक बल दिया गया। अर्थात जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, उसमें संवेदना पर सर्वाधिक बल दिया गया। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं कि आप जान चुके हैं कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग नगर में विलियम वुंट महोदय ने 1879 ईस्वी में स्थापित की थी। सवाल यह भी बन सकता है कि मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी। तो मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला विलियम जेम्स महोदय ने अमेरिका का एक शहर है मैसाचुसेट्स, वहाँ पर स्थापित की थी। और इस संप्रदाय के जो अन्य समर्थक लोग थे उनका भी नाम पूछा जा सकता है, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में एडलर महोदय थे, बेलफोर्ड महोदय थे और टीचर थे। इतने लोग थे जिन्होंने समर्थन किया था कि मनोविज्ञान जो है वह चेतना का विज्ञान है। अब हम चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसमें अंतर्दर्शन विधि या अंतर निरीक्षण विधि के द्वारा इस पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह विधि जो है, विधि को वैज्ञानिक नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में चीज़ों को बताता है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्दर्शन विधि या अंतर निरीक्षण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि अंतर निरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि यह व्यक्तिगत होता है। जैसे आप क्या हैं, आप अपने बारे में जब बताएंगे तो वहाँ आप निष्पक्ष नहीं रह सकते। अगर निष्पक्ष हों भी तो उसका कोई आधार नहीं बनता कि आपको निष्पक्ष माना ही जाए। तो इसलिए अंतर्दर्शन विधि को बहुत अधिक महत्व नहीं मिला। अब इस मान्यता को भी अमान्य कर दिया गया, अर्थात मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी नहीं माना गया, क्योंकि चेतना भी प्रयोगशाला में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसीलिए इस विचारधारा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। अब चेतना के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान बन गया। अब कहा जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और इसके जो प्रमुख प्रतिपादक थे उनका नाम है जे.बी. वाटसन। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है जे.बी. वाटसन का। 20वीं सदी के विचारक थे ये। इनका नाम है जे.बी. वाटसन। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, और इन्होंने कहा कि मनुष्यों के जो बाह्य व्यवहार हैं उस पर प्रयोग किया जा सकता है, और इसीलिए जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। वाटसन के अनुसार व्यवहार एक क्रिया है जिसे वस्तुगत रूप से देखा और अवलोकित किया जा सकता है। अर्थात व्यवहार एक क्रिया है जिस पर आप वस्तु की तरह देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और इस पर प्रयोग भी किया जा सकता है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वह वस्तुनिष्ठ हो, जिसे देखा और सुना जा सके, वही क्या होता है, विज्ञान होता है। और इस प्रकार मनोविज्ञान जो है अब व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। व्यवहारवादियों का एक प्रमुख सूत्र है, एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्यवहारवादियों का प्रमुख सूत्र क्या है। तो व्यवहारवादियों का प्रमुख सूत्र है SOR। यस से आपका बनता है स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक,
ओ से बनता है आपका ऑर्गेनिज्म अर्थात प्राणी, और आर से बनता है रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। अब इसका मतलब आप इस तरह समझिए कि पहले कोई चीज़ होती है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखकर व्यक्ति के मन में इसे प्राप्त करने की लालसा जगती है, और जब उसके अंदर लालसा जगती है तब व्यक्ति कोई ना कोई व्यवहार करेगा। तो ये SOR सूत्र का मतलब यह है कि पहले कोई चीज़ होगी, ये कोई वस्तु है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका स्टिमुलस, अर्थात जिस चीज़ को देखकर आपके मन में कुछ हलचल हुई, आपके भीतर आपके अंदर कुछ हलचल हुई, तो जो चीज़ आपके अंदर हलचल पैदा करे उसे कहते हैं उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस। और यह उद्दीपक जिसके अंदर पैदा हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म अर्थात प्राणी। और इस उद्दीपक की वजह से व्यक्ति जो कार्य करेगा, इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करेगा उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया। तो इस प्रकार व्यवहारवादियों का प्रमुख जो सूत्र है वह है उद्दीपक, ऑर्गेनिज्म और अनुक्रिया। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि स्टिमुलस यानी कि यस, ऑर्गेनिज्म अर्थात ओ, और आर यानी कि रिस्पॉन्स, ये व्यवहारवादियों का प्रमुख सूत्र है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यवहारवादियों का प्रमुख सूत्र क्या है, तो आप नोट कर लीजिए SOR। यस से स्टिमुलस, ओ से ऑर्गेनिज्म, और से रिस्पॉन्स। अब हम व्यवहारवाद के जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। व्यवहार का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि उसकी अनुभूति द्वारा व्याख्या न की जाए। व्यवहार की व्याख्या जब अनुभूति के माध्यम से की जाती है तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे आँखों से आंसू सुख में भी निकलते हैं और दुख में भी निकलते हैं, लेकिन बाहरी व्यवहार के आधार पर इसका पता नहीं लगाया जा सकता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति के आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो आंसू गिरते हुए देखकर, आंसू गिरना क्या है, एक व्यवहार है। आंसू गिरना किसी की आंख से यह एक प्रकार का व्यवहार है जिसे आप देख रहे हैं। अब आंसू गिरते हुए देखकर आप नहीं बता सकते कि उसकी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, दुख में रो रहा है वो व्यक्ति या सुख में रो रहा है। इस प्रकार मनोविज्ञान व्यवहार का ऐसा विधायक या वस्तुपरक विज्ञान है जो अनुभूति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। व्यवहार में मस्तिष्क तथा शारीरिक दोनों क्रियाओं का समावेश हो जाता है जिन्हें अनुभूति तथा व्यवहार कहा जाता है। संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, स्मरण, विस्मरण, संवेग, कल्पना आदि सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये बाहरी वातावरण कुछ कर रहा है यहाँ, लेकिन बाहरी वातावरण को ही केवल व्यवहार नहीं माना जाता है, बल्कि इस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, मनोविज्ञान क्या करता है, ये बाहरी व्यवहार का भी अध्ययन करेगा और जो इसके मस्तिष्क में चल रहा है वो दोनों का अध्ययन होगा और दोनों को ही व्यवहार कहा जाएगा। एक हो गया मानसिक व्यवहार और एक हो गया शारीरिक व्यवहार। तो दोनों का जब अध्ययन किया जाएगा तभी वह व्यवहार की श्रेणी में आएगा और तभी उस व्यक्ति के मनोविज्ञान का पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो सकेगा। अब मानव व्यवहार को दो तत्व प्रभावित करते हैं, अर्थात जो हम लोग व्यवहार करते हैं, जिस तरह के क्रियाकलाप करते हैं, वह सिर्फ दो चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला है आपका जैविक या वंशानुक्रमीय और दूसरा है वातावरणीय तत्व। अर्थात वंशानुक्रम, जैविक जिसे हम कहते हैं वह, और जो बाहरी वातावरण होता है, ये दो चीज़ हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी हम जो व्यवहार करते हैं उसमें दो चीज़ों का महत्व होता है। एक तो जन्मजात हो गए, माता पिता के जो लक्षण हैं हमारे अंदर, उससे हम व्यवहार करते हैं। दूसरा जो बाहरी समाज में होता है उसको देखकर हम अपना व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार को दो चीज़ प्रभावित करते हैं, जैविक या वंशानुक्रम और वातावरण। मनोविज्ञान को व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसको भी आप समझ लीजिए। मनोविज्ञान को व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा जाता है। देखिए, विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है विधायक यानी कि वस्तुपरक, जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव साइंस कहते हैं। तो विधायक या वस्तुपरक या पॉजिटिव साइंस क्या होता है, इसका उत्तर यह है कि यह प्राणी के क्या, क्यों तथा कैसे की व्याख्या करता है। इसका संबंध
वर्तमान परिस्थितियों की विवेचना से होता है, अर्थात जैसा है से इसका संबंध है, अर्थात कोई वस्तु कैसी है उससे इसका संबंध होगा। और विधायक या वस्तुपरक विज्ञान यही बताता है क्या, क्यों तथा कैसे की व्याख्या करता है। अगला जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं आदर्श या नियामक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, और इसका संबंध क्या होना चाहिए से है। विज्ञान सम्मत बातें निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर है। पहला है कि जो विज्ञान सम्मत बात होती है उसका निरीक्षण किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। विज्ञान सम्मत बात का हम निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्ट है कि उसका आलेखन अर्थात रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। कोई बात विज्ञान सम्मत है या नहीं इसका यदि आपको पता लगाना हो तो उसमें ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, अर्थात उस बात का निरीक्षण किया जा सके और उसका आलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग किया जा सके। इसके अलावा उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया जा सके, फिर सामान्यीकरण उसका किया जा सके। सामान्यीकरण मतलब पहले निरीक्षण करिए, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करिए, फिर उसका क्लासिफिकेशन करिए, फिर एक सामान्य सा रूल निकालिए कि ऐसा है तो ऐसा होगा या ऐसा होता है तो ऐसा उसका रिजल्ट होता है। इसी को बोलते हैं सामान्यीकरण। तो विज्ञान सम्मत बातों में इन चीज़ों को आप देख लीजिए। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई क्रिया विज्ञान सम्मत तभी कही जाएगी जब उसमें निम्नलिखित तत्व पाए जाएंगे। तो विकल्प के रूप में आपको 4 विकल्प दे सकता है, उनमें से एक विकल्प नहीं होगा। तो विज्ञान सम्मत बातें जिन चीज़ों पर निर्भर करती हैं वे आप फिर से देख लीजिए। पहला, विज्ञान सम्मत जो बात होगी उसका निरीक्षण हो सकता है, उसका आलेखन हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसका सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन हो सकता है, फिर उसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन भी हो सकता है। अब जेम्स ड्रेवर महोदय ने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कहा है। जेम्स ड्रेवर महोदय ने मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कहा है। विधायक विज्ञान क्या, क्यों और कैसे की व्याख्या करता है तथा वर्तमान परिस्थितियों की विवेचना से संबंध स्थापित करता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विधायक विज्ञान का अर्थ क्या है। तो आप बता सकते हैं विधायक विज्ञान का अर्थ है यह बताता है कोई चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे है। इसका उत्तर विधायक विज्ञान ही देता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है, उसको आप नोट कर लीजिए। नाम इनका है वुडवर्थ महोदय और इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। आपसे पूछ सकता है यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। आप इसको नोट कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ की ही दूसरी इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो ये है कि इन्होंने बताया है कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। यह भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो कि वुडवर्थ महोदय ने दी है कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। अब वाटसन महोदय का एक कथन है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। वाटसन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक या वस्तुपरक विज्ञान है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आपको जरूर इसको याद कर लेना चाहिए वाटसन महोदय की परिभाषा को, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक या वस्तुपरक विज्ञान है। स्किनर महोदय की एक परिभाषा है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। स्किनर महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है। मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है। क्रो महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट जिसमें हम एजुकेशन शिक्षा से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा को लेकर परिभाषाएं और जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं एग्जाम की दृष्टि से हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में
हम इस चैप्टर के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।